हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, हम जैसा कि मिला करते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ में, जो विज्ञान का एक हिस्सा है, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं अपने गति चैप्टर की, मोशन चैप्टर की। जो पाठ 8 हमारा है मोशन, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने देख लिया है कि गति होती क्या है। गति के साथ में हमने यह देखा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है और सदिश और अदिश राशि क्या है। तो अगर इसके पहले आपको इन चारों टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे पहले पार्ट पे जाइए और इन चारों टॉपिक्स को देखिए, सीखिए, समझिए। इसके बाद हम शुरू कर पाएंगे अपने पार्ट 2 को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टॉपिक्स आते हैं। हम शुरू कर लेते हैं अपने पार्ट 2 को, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं चाल की, वेग की और त्वरण की। चूंकि चाल जो है यह निर्भर करता है हमारे तय की गई दूरी पर, वेग जो है यह है हमारे विस्थापन के ऊपर निर्भर, और जो त्वरण है वो है वेग के ऊपर निर्भर। तो भाई चाल और वेग को समझने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना हमें दूरी और विस्थापन की। तो मैं इन शॉर्ट एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ में या छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं चाल और वेग के अंतर्गत आने वाले टर्म्स दूरी और विस्थापन की। तो दूरी क्या होती है भाई? तो दूरी होती है किसी पिंड द्वारा कुल चली गई दूरी, कुल तय की गई पथ की लंबाई जो है उसी को कहते हैं दूरी। किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई पथ की जो लंबाई होती है उसी को हम कहते हैं दूरी, और इसी के ऊपर बेस्ड है चाल। उसी प्रकार से वेग के लिए जो हमने कहा विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है भाई? तो किसी भी दो बिंदु के बीच की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे जो छोटी दूरी होती है उसी को हम कहते हैं क्या? वेग, विस्थापन। अब चूंकि हमको पता चल गया विस्थापन, विस्थापन मतलब छोटी दूरी, और जो हमारा दूरी है मतलब कुल दूरी। अब हम जरा शुरू कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक आज के, चाल की। तो चाल क्या होता है भाई? तो चाल जो है वो किसी तय समय में चली गई कुल दूरी का नाप है। क्या होता है ये? कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। अर्थात कुछ ऐसा कहूं कि जो दूरी है, दूरी को अगर हम समय से कंपेयर करें, समय से तुलना करें, तो जो मुझे क्वांटिटी मिलती है उसी को कहते हैं चाल। अब आप कहेंगे इस तरीके से क्यों करें? तो हमने पढ़ा है क्या भाई? ये गति, गति का मतलब हमको समझ में आया था क्या? स्थान परिवर्तन। स्थान के परिवर्तन को ही हम क्या कह लेते हैं भाई? दूरी। और इस दूरी को जब मैं कंपेयर करूंगा तो किससे कंपेयर करूंगा? तो यूनिवर्सल कंपैरेटिव क्वांटिटी है हमारा टाइम, समय। हमने चर्चा किया है इसका कि भाई समय ऐसी क्वांटिटी है जो हर किसी को, मैक्सिमम चीजों को कंपेयर कर देती है। समय के ऊपर मैक्सिमम चीजें निर्भर करती है भाई, तो दूरी भी निर्भर करता है समय के ऊपर। अर्थात दूरी बटा समय जो होगा, इस फ्रैक्शन को ही हम कहते हैं क्या? चाल। इसी फ्रैक्शन को कहते हैं हम चाल। तो चाल हमको पहले नहीं पता चला, हम तो लाइन से चल रहे हैं। हमने पढ़ा गति, गति से हमको समझ में स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन से दूरी, और हमने कहा कि भैया दूरी जब भी तय करेंगे उसको नापेंगे, तुलना करेंगे समय के साथ, और यही दोनों की तुलना कहलाती है हमारी चाल। तो हो गया ना याद? क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। तय क्या की गई? दूरी। नापेंगे किससे? टाइम से। जब कभी किसी चीज को मेजर की जाती है तो वो हमेशा ही जिससे मेजर कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं, वो नीचे आता है। कैसे नीचे आता है भाई? तो देखिए, अगर आपको कहीं पे करना है x अपॉन वाई, इसका मतलब x आ रहा है तुलना होने, और y से तुलना करना है। आप कहेंगे ऐसा क्या? तो भाई आपके आए हुए नंबर, जो मार्क्स आपके आते हैं एग्जाम में, अपॉन में क्या रहता है? हमेशा पूर्णांक। आप हमेशा किससे तुलना करते हैं? पूर्णांक से। तो जिससे तुलना करना है वो नीचे है, और जो हमको तुलना होने आएगा वो हमेशा कहां रहेगा? ऊपर। तो हमें एक बात समझ में आ जाती है यहां पे
कि समय 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 किसी पर निर्भर नहीं करेगा भाई, समय किसी पर निर्भर नहीं करेगा, तो हमेशा ही वो किधर होगा, नीचे बटे में। और जो तुलना होने आ रहा है वो हमेशा किधर रहने वाला है, ऊपर, मतलब दूरी ऊपर समय नीचे। सिंपल सॉर्टेड सी बात, समय हमेशा ही नीचे रहेगा, समय हमेशा ही नीचे रहेगा भाई। ठीक है, तो क्या समझ में आता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। अब बारी आती है इसकी इकाई की। इकाई कैसे निकालेंगे भाई, तो दूरी किस चीज में नापते हैं, तो मीटर में, और समय किस चीज में भाई, तो सेकंड में। तो क्या मिल गया मुझे, मीटर प्रति सेकंड। जो इसकी इकाई मिल गई वो मिल गई मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई हो गई भाई, चाल की। अब इसी प्रकार से अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाल के संबंध में। तो चलिए, यह जो होती है इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो जाती है, यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मतलब चाल बराबर, अगर मैं कह देता हूं 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, या यूं कह लूं कि 1 मीटर को हटा दो, मीटर अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी दूरी चला, 1 सेकेंड में जितनी दूरी चले, इसी को क्या कहते हैं हम, चाल। उसी चीज को कहते हैं हम चाल। ठीक है, अच्छा अब हम जरा बात कर लेते हैं, यह एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है भाई, अदिश। अब समझिए, जो हमने इसके पीछे सदिश और अदिश पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दूरी जो थी उसमें डिस्टेंस जो थी उसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। कैसे भी चल के जाओ उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था मतलब वो अदिश है। अदिश है मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। अगला, किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, तो उसका औसत चाल कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी 0 नहीं हो सकता, दूरी कभी नकारात्मक नहीं हो सकता, दूरी जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा भाई। तो क्या समझ में आता है कि किसी वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होगी और कभी भी उसका औसत चाल शून्य नहीं हो सकेगा। औसत चाल 0 नहीं होगा, और यह होगी तो हमेशा ही धनात्मक होगी। अच्छा, यहां पे एक और चीज सिखाते चलूं कि हम जो करने वाले हैं वो आने वाले और हमारे पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। इन सभी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है जहां से हम याद कर लेंगे इन सभी चीजों को, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले, सारे यूनिट्स, तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो पूरा कंप्लीटली देखना होगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ चुका होगा और हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे और आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या समझ में आया भाई, तो चाल जो है ये दूरी बटा समय होता है, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम कहते हैं क्या, चाल। अब हम बात कर लेते हैं औसत चाल की, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो ये है कि अधिकतर अवस्था में वस्तुएं असमान गति करती हैं। ऐसी वस्तुओं की गति की दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं। क्या होता है कि जब कभी किसी वस्तु की हम बात करते हैं, जब वो वस्तु चल रहा होता है, तो हर समय जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन 2 तरीके से संभव है। वो है हमारा एक समान चाल, एक है हमारा एक समान चाल, और दूसरा है हमारा असमान चाल। असमान चाल। अब यहां से एक बात समझ में आती है, जब हम बात करते हैं एक समान चाल की, तो इसका मतलब होता है कि जो समय अंतराल है, मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, ऐसा समय अंतराल, समय अंतराल, अंतराल। और यहां पर हम बना लेते हैं क्या भाई, यहां पर हम बना लेते हैं चाल। एक टेबल जैसा बनाना चाह रहा हूं मैं, इसमें जरा हम समझेंगे। अगर समय अंतराल एक समान, समय अंतराल एक समान, और यहां पर मैं बात कर लेता हूं दूरी, समय अंतराल एक समान और तय की गई दूरी हो जाए समान। अगर ये दोनों समान हो जाएगा तो इसी को कहते हैं हम एक समान चाल। वही हम बात करते हैं दूसरे की, तो समय अंतराल तो हो जाए भैया एक समान, लेकिन तय की गई दूरी हो जाए असमान। तो इसका मतलब हो जाता है
असमान चाल। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो एक सिंपल सॉर्टेड से चीज, क्या हुआ कि हमारे पास दो तरीके के एग्जाम्पल्स आ गए। एक एग्जाम्पल में क्या कहते हैं भाई, यहां पे जो समय अंतराल है वो समय अंतराल की बात करते हैं, यहां पर टाइम है, यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर भी डिस्टेंस है। अगर मेरा टाइम इंटरवल है जैसे 5 सेकंड का, अगला टाइम इंटरवल भी मान लीजिए 5 सेकंड का, अगला टाइम इंटरवल 10 सेकंड का। अब वो वस्तु जिसने दूरी तय की गई है, प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, और अगले 10 सेकंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय की है। तो आप देखिए ना, ये सेम टाइम इंटरवल में 5 सेकंड में 10, 5 में 10, 10 में 20 का मतलब क्या? 5 में 10, अगले 5 में 10, तो टोटल 20। अच्छा, एक और चेंज हो सकता है, वो चेंजेस कुछ इस प्रकार है कि वो पहले 5 सेकंड में वो चला 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में वो चला 3 मीटर, अगले 10 सेकंड में चला वो 7 मीटर। अब इससे क्या समझ में आता है? तो मुझे यहां से एक बात समझ में आती है कि वो पहले इन दोनों कॉलम्स की अगर बात करते हैं तो ये एक समान है। ये कैसे एक समान हुआ भाई? कि पहले 5 सेकंड में 10, अगले 5 सेकंड में 10, अगले 10 सेकंड में 20, मतलब समान समय अंतराल में समान परिवर्तन। पहले 5 सेकंड में भी 10 चला, अगले 5 सेकंड में भी 10 चला। अब ये नीचे वाले की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे वाला क्या हो गया भाई? ये तो हो गया असमान। नीचे वाला जो हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया असमान। असमान कैसे? तो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है, लेकिन अगले 5 सेकंड में सिर्फ 3 मीटर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर अगले 10 सेकंड में 7 मीटर चला। तो ये चेंज हो रहा है ना, हर एक समय अंतराल में उसके द्वारा तय की गई दूरी बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, अर्थात यह हो गया असमान चाल। मतलब मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होगा तो एक समान, और समान समय अंतराल में अलग अलग परिवर्तन होगा तो असमान। समान समय अंतराल में समान परिवर्तन एक समान, समान समय अंतराल में अलग अलग परिवर्तन असमान। अब भाई एक बात आ गई, यहां तो मैं कह दूंगा कि इसका जो चाल है वो चाल हो गई हमारी कितनी भाई? तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। तो यहां पे कैलकुलेट करूं मैं अगर, तो दूरी कितना भाई? 10, टाइम कितना? 5, 5 दूनी 10, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा। अगला टाइम इंटरवल यहां पे भी करूंगा 2 मीटर प्रति सेकंड, अगला यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 बटा 10, मतलब कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगले में भी 2 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब ये असमान की बात करेंगे यहां करके देखिए तो 10 बटा 5, ये तो हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। इसमें अगर आप करके देखेंगे तो 10 बटा 3 मतलब 3.33 मीटर प्रति सेकंड। ये तो बदल गया ना, परिवर्तित हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं असमान। तो यहां तो किसी को कहना आसान है कि भैया किस चाल से आए, तो आप कह देंगे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैं चल के आ रहा हूं। लेकिन ये नीचे वाले में क्या कहिएगा? नीचे वाले में तो दिक्कत होगी, पहले 2 है, फिर 3.33 है, फिर उसके बाद अगले में बात करूंगा तो मेरे हिसाब से ये 20/7 आ जाएगा, है ना? तो ये अलग अलग हो गया ना, बदल गया ना। तो जब बदल जाता है तो क्या करेंगे? जब कोई चीज बदल जाती है, असमान हो जाती है, तो उसके लिए ही निकाली जाती है क्या? औसत। जब कोई चीज बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उसी चीज के लिए क्या निकाली जाती है? औसत, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज चाल, औसत चाल। जैसे हमारे क्लासरूम की हम बात करते हैं, हमारे क्लासरूम में सभी बच्चों की एज अलग अलग होती है, लेकिन हमें पता है कि 9th क्लास है, तो भाई एक एवरेज एज क्या आएगा? तो कहते हैं भैया 14 ईयर्स। तो क्या सभी बच्चों का 14 ईयर्स एज है? तो आप कहेंगे नहीं, किसी का 13 भी हो सकता है, किसी का 14.5 भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में किसी का 12 भी होगा। मतलब क्या करेंगे? सभी बच्चों की आयु का योग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। औसत ऐसे ही तो निकालते हैं, जब सब अलग अलग हो तो यही काम करते हैं भाई, कुल अपॉन में कुल आंकड़े, कुल आंकड़ों का योग अपॉन में कुल आंकड़े। मतलब जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में आपके नंबर आ रहे हैं भाई 80, किसी में 90, किसी में 95, किसी में 85, तो आप कैसे निकालेंगे आपका पर सब्जेक्ट क्या मार्क्स आए? तो आप क्या करेंगे भाई, जो 5 सब्जेक्ट है उन 5 सब्जेक्ट का योग, उन 5 सब्जेक्ट के कुल अंकों का योग अपन 5।
तो वैसे ही औसत कब निकालना पड़ता है? जब क्या हो? असमान चाल हो। तो असमान चाल है तो मतलब अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल करती है। जब हम कहीं पे गाड़ी चला के जा रहे होंगे तो क्या हम बराबर स्पीड से चल रहे होंगे? क्या हमारी चाल हर समय बराबर होगी क्या? तो कहेंगे नहीं, कभी ब्रेकर आएगा रुकेंगे, गड्ढे आएंगे रुकेंगे, साइड देना होगा किसी को, है ना, मुड़ना होगा, तो हर बार क्या होगी? अपना वेग बदलता रहेगा, अपना चाल, बेसिकली अपना चाल जो है वो बदलता रहेगा। चाल अगर बदलता रहेगा मतलब असमान गति कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं की गति की दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं। चेंज हो रहा है ना, तो क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे। इकाई तो वही होती है भैया, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन फॉर्मूले में बदल जाता है क्या? औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा में कुल लिया गया समय। क्या हो जाता है? तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय, मतलब कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या हो जाता है ये? कुल दूरी बटा में कुल समय। इसी चीज को हम कह लेते हैं औसत चाल। अब यहां पे चाल के लिए जो दूरी लिखी है जनरली एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो अगर इसकी भी बात करते हैं इकाई की, तो ये हो जाता है क्या? मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यह समझ में आता है कि चाल के बाद हमको समझ में आया भैया एक समान चाल, असमान चाल, और असमान चाल के लिए हमको निकालना पड़ता है क्या? औसत चाल। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं वेग की, वेलोसिटीज की। तो वेग क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होता है? तो वेग जो है, जैसे हमने कहा था कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल है, तो ऐसे ही एकांक समय में तय किया गया, पूर्ण किया गया विस्थापन जो होगा उसको वेग कहेंगे। मतलब जैसे ही हमने बात करी थी कि गति का मतलब स्थान परिवर्तन का मतलब दूरी, तो दूरी में ये क्लॉज लगाई थी ना कि सबसे छोटी जो दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। तो दूरी बटा समय को तो चाल कहा, विस्थापन बटा समय को क्या कहें? तो विस्थापन बटा समय को वेग कहेंगे। विस्थापन बटा समय को वेग कहेंगे। फिर आप कहेंगे समय को नीचे ही क्यों रख दिया? भाई समय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी। समय से ही तुलना करेंगे विस्थापन का, तो विस्थापन ऊपर आएगी, समय नीचे। अब क्या करें भाई? डेफिनेशन तो डेफिनेशन यही है ना, यही तो लिखते हैं। डेफिनेशन में हमको बिल्कुल मतलब पेची नहीं करना, जो देखा है वही लिखेंगे, जो हमने समझा है वही लिखेंगे। भाई क्या समझा है? तो देखिए, जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसे चाल को वेग कहते हैं। या ऐसा कह लें कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। या यूं कह ले कि भाई जो चाल थी उसमें किसकी कमी थी? दिशा की। अब अगर एक ऐसी चाल हो जिसमें दिशा भी बताना शुरू कर दे, दिशा की भी इंपॉर्टेंस आ जाए, तो उसी को हम कह देंगे वेग। तो वेग के फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा भाई? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को जनरली एक्स से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन को जनरली एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स बटा समय। अब क्या होता है भाई? तो विस्थापन की जो इकाई होती है ये होती है मीटर। अच्छा, समय जो होता है वो होता है सेकंड। तो इसकी भी इकाई क्या हो गई भाई? मीटर प्रति सेकंड। ये सेम इकाई है चाल की। ये एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि चाल और वेग है ना, स्पीड और वेलोसिटीज, इन दोनों की जो इकाइयां हैं वो सेम है। कारण कि वेग में आने वाला विस्थापन और चाल में आने वाला दूरी, इनकी भी तो इकाई सेम है ना। अगर उनकी इकाई सेम है तो ये भी सेम हो जाएगी, तो ये हो जाता है भाई। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई इसका जो यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड, इसको लिख कैसे सकते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स। इसका क्या मतलब होता है भाई मीटर सेकंड इनवर्स का? तो देखिए मीटर बटा सेकंड, अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 ही तो लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, आगे करते हैं बात। तो किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान हो सकता है। जैसे हमने अभी बात किया था कि भाई एक समान और असमान। एक समान मतलब क्या? समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा भाई? एक समान। और अगर समान समय अंतराल में अलग अलग परिवर्तन होंगे तो वो हो जाता है असमान। अगला, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला भाई, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस होती है, मतलब इसमें दिशा और परिमाण ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
अगली अगर बात करते हैं तो इसमें वस्तु की चाल एक निश्चित दिशा में होता है, डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए तो ये अलग हुआ। अब एक और बात होती है कि किसी वस्तु का वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। मतलब क्या कि हमें पता है जो विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। मतलब अगर विस्थापन एक दिशा में हो रही है, इसको हमने कह दिया भैया पॉजिटिव। अगर विस्थापन विपरीत दिशा में हो रही है, अगर विस्थापन किधर हो रही है भाई, विपरीत दिशा में, तो विस्थापन अगर विपरीत दिशा में होगी तो क्या कहेंगे, उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह का मतलब हमारे भौतिकी में काल्पनिक से नहीं है। जैसे मैं कहता हूं -500 रुपया, तो क्या फिजिकली वास्तव में कुछ होगा क्या -500? क्या आप ऐसा कुछ तिजोरी में रखे होंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो एक कल्पना मात्र है कि किसी ने कहा -500, है ना। -500 का वास्तव एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक कल्पना मात्र है, ये एक सोच है, ये सिर्फ हमने सोचा है कि भाई हमने उसको एक्स्ट्रा 500 रुपए दे दिए। ठीक है ना। तो माइनस का मतलब कैसा भाई, काल्पनिक। किस तरीके से, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करते तो। लेकिन हम जब बात करते हैं भौतिकी के अंदर माइनस का, तो माइनस का मतलब काल्पनिक नहीं है, क्योंकि काल्पनिक चीजें सेंस नहीं कर सकते ना, और जो चीज सेंस नहीं कर सकते वो हमारे भौतिकी में आ ही नहीं सकता। हमारे जो पांचों सेंसिंग ऑर्गन्स है, अगर वो सेंस नहीं कर पा रहे तो भौतिकी का हिस्सा ही नहीं है। तो भौतिकी का हिस्सा नहीं है, तो यहां नेगेटिव का क्या मतलब, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। नेगेटिव का सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, विपरीत दिशा। और जीरो का मतलब यहीं ए से चले, ये घुमा फिरा करके वापस ए पर ही आ गया। मतलब ये क्या हो गया भाई, यहां पर हो गया हमारा विस्थापन जीरो, यहां पर विस्थापन का मान हो गया कितना, जीरो। यहां पर विस्थापन का मान हो गया नेगेटिव, यहां पर विस्थापन का मान हो गया पॉजिटिव। तो जब विस्थापन का मान, जब ये विस्थापन का मान इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखी जाए, तो यहां पे अगर ये विस्थापन पॉजिटिव है तो ये जो वेग है ये भी पॉजिटिव आएगा, किंतु अगर ये विस्थापन नेगेटिव है तो ये वेग भी नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर इस विस्थापन का मान जीरो हो जाए तो इस वेग का भी मान जीरो हो जाएगा। किसके आधार पर बात करें भाई, कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही होता है, तो उसके आधार पर यहां पे भी बात कर सकते हैं कि वेग पॉजिटिव हो सकता है, वेग नेगेटिव हो सकता है, और जो वेग है वो जीरो हो सकता है। और उसका आधार कौन है भाई, तो उसका जो आधार है वो है विस्थापन। चलिए तो और बात करते हैं भाई, जरा हम इसके अंदर भी बात कर लेते हैं कि एक समान और असमान और औसत ये क्या है। तो एक समान जब कभी भी होगा तो हमने यही देखा, एक समान परिवर्तन, एक समान, दूसरा क्या भाई, असमान। तो एक समान जब परिवर्तन की मैं बात करता हूं तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं समय अंतराल की भी। तो समय अंतराल मान लीजिए वही 5 सेकंड, अगले समय अंतराल की भी बात कर लेता हूं मैं वही 5 सेकंड, अगले समय अंतराल की भी बात कर लेता हूं, अगले समय अंतराल को मैं 10 सेकंड भी कर देता हूं। 10 सेकंड करने का मतलब समय अंतराल नहीं, समय अंतराल जस्ट डबल हुआ है ना। हमें परिवर्तन गिनना है, हमें उस नंबर को नहीं, इसलिए मैं एक अलग ले रहा हूं। एक समान में जैसे यहां पे मैं फिर से वापस ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं 20 मीटर चला, 5 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, 20 मीटर का, अगले 5 सेकंड में भी 20 मीटर का, और अगले 10 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन हो गया। तो बात तो बराबर ही रही ना। मुझे क्या निकालना, रेट, मुझे निकालना है रेट। तो जरा यहां पे मैं रेट कैलकुलेट कर देता हूं, यहां पे कैलकुलेशन कर ली जाए रेट की। तो यहां पे अगर मैं रेट कैलकुलेट करूंगा तो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है क्या, ये हो गया विस्थापन, है ना। अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं, इसको भी हटाता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं विस्थापन। अच्छा, अब यहां पे बात करता हूं मैं यहां पे इस कॉलम में, तो इस कॉलम में हम बात कर लेते हैं एक समान वेग की। इसमें हम बात करते हैं एक समान वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है भाई, तो वेग बराबर जो होता है वो होता है हमारा विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब यहां पे विस्थापन कितना है, 20, समय है 5, तो यहां पे कर दीजिए 20 बटा 5, मतलब कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर भी करेंगे 20 बटा 5, मतलब कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर करेंगे 40 बटा में 10, 40 बटा 10, तो 40 बटा 10 मतलब वही 4 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए एक समान वेग है, हर समय अंतराल में समान वेग में मतलब समान वेग हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा विस्थापन की, नीचे भी एक विस्थापन बनाता हूं,
और ये नीचे हम बना लेंगे एक टेबल और इसके अंदर हम बात कर लेंगे जरा। तो जब हम विस्थापन की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर विस्थापन मुझे देखने को मिलता है, वही बात कर लेता हूं मैं। मान लीजिए पहले में 20 मीटर का विस्थापन हुआ, अगले 5 सेकंड में हो गया भैया 15 और अगले में हो गया 25। तो क्या मिलेगा फिर से भाई 20/5, ये जो है ये समय है, तो ये क्या मिल जाएगा भाई 20/5। 20/5 का मतलब क्या हो गया, तो ये मुझे देखने को मिल जाएगा भाई 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगले क्षण में कितना हो गया 15/5। 15/5 मतलब कितना 3 मीटर प्रति सेकंड। और अगले में यही चीज 25/10 मतलब कितना भाई 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या समझ में आता है इससे कि भाई आप अगर ध्यान से देखें तो पहले 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से चला, अगले में 3 से, अगले में 2.5 से, तो ये तो बदल रहा है ना, ये एक समान हुआ क्या, नहीं। तो यही हो जाता है हमारा क्या असमान वेग। यही हमारा क्या हो गया असमान वेग, वैरी कर रहा है भाई, बदल रहा है हर एक समय अंतराल में। अर्थात यह समझ में आता है कि जब एक समान से चल रहा होगा तब तो एक ही डेटा है, आप कोई सा भी उठा लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड, आंसर सही आएगा। लेकिन जब असमान है तो 4 लूं कि 3 लूं कि 2.5, अगर मैं 4 लूंगा तो भी गलत हूं, 3 लूं तो भी गलत हूं, 2.5 लूंगा तो भी गलत हूं। तो जब मेरे पास नंबर वैरी कर जाते हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ता है औसत। तो यहां पर भी जैसे औसत चाल निकाला था वैसे ही औसत वेग निकालेंगे। ठीक है, चलिए औसत वेग देख लेते हैं। तो औसत वेग क्या हो जाएगा भाई कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ में गति कर रही है तो हम इस गति की दर के परिणाम को औसत वेग के रूप में जानते हैं। भाई दिशा जो है ये दिशा नहीं बदल रही, सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, बस हो ये रहा है कि ए बी सी ये डी, ये ए से बी जाने का जो समय था मान लीजिए वो 5 सेकेंड लगा, अगला 10 सेकेंड लगा, अगला 15 सेकेंड लगा, मतलब बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे केस में हमको करना पड़ता है क्या, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। ये किस पे निर्भर करती है, प्रारंभिक और अंतिम में, भाई टोटल पाथ पे निर्भर नहीं करता, कुल तय की गई दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर ही निर्भर करता है। तो क्या हो गया प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2। अब चूंकि प्रारंभिक वेग को निर्देशित करते हैं u से और अंतिम वेग को निर्देशित करते हैं v से, यह फिक्स है भाई, ये याद रखनी है हमको कि प्रारंभिक वेग u से, अंतिम वेग v से। प्रारंभिक मतलब जहां से चलना उसने शुरू किया वो प्रारंभ में जो वेग है वो u है, और जो आखिरी में उसने जहां खत्म किया वो अंतिम वेग है, तो वो v हो गया। जैसे जनरली एक बॉल है इनिशियली रखा हुआ है एक टेबल पे, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना भी 0, और हमने फेंक दिया और वो गति कर रहा है 5वें सेकंड तक, तो 5वें सेकंड पे जो उसका वेग होगा वो अंतिम वेग होगा। या यूं कहूं मैं साइकिलिंग चला रहा हूं, तो मैंने जब घड़ी पहली बारी देखी तो मैंने क्या देखा भाई मैं चल रहा हूं, तो प्रारंभिक वेग मेरा कुछ ना कुछ आएगा। अंतिम वेग भाई मैंने ब्रेक मार दी, साइकिल रोक दी, तब देख रहा हूं, तो अंतिम वेग 0 हो गया। अर्थात ऐसा कि प्रारंभ में जो वेग होगा वो प्रारंभिक, अंत में जो होगा वो अंतिम। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो u प्लस v अपॉन 2, तो ये हो जाता है भाई हमारा क्या औसत वेग। अब जरा देख लेते हैं हम इन दोनों के बीच में अंतर को, मतलब हम जो चाल और वेग इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस को देख लेते हैं। जरा हम कंपेयर तो कर लें, दोनों का अलग अलग हमने देख लिया, उसके बारे में हमने सीख लिया, तो जरा कंपेयर कर लेते हैं एक साथ कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि मुझे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे भाई, कैसे दोनों एक जैसे दिख रहे थे, तो मुझे पता चला कि दोनों की जो इकाई होती है वो सेम हो जाती है ना, एक दूरी बटा समय और दूसरा विस्थापन बटा समय। अब यहीं पर तो चेंज आ जाता है, एक दूरी है और दूसरा विस्थापन है, तो क्या चेंजेस है, किस प्रकार से वेरिएट होता है, चलिए देख लेते हैं इसको। और अगर हम बात करते हैं किसी एग्जामिनेशन से, जो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं स्कूल्स में, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर अपन बात कर लेते हैं इसको किसी स्टेट बोर्ड्स वगैरह में, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिफरेंस। और हम जब किसी चीज को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, जब हम किसी चीज का अंतर देख लेते हैं, तो बड़ा ही आसान हो जाता है हमें याद रखना। कंपैरिजन हमेशा ही आसान होता है याद रखने में। तो चलिए देख लेते हैं हम जरा, तो क्या यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है कि भाई चाल जो है वो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, और यह भी वही चीज है, लेकिन एक निश्चित दिशा में जो चाल होगी, एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होगी, वो भी एक निश्चित समय के अनुसार, तो उसको हम कह देंगे क्या, वेग।
मतलब ये जो है दूरी परिवर्तन की दर है, यह जो है ये दूरी परिवर्तन की दर है। किसके साथ दर भाई? तो दर कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं? तो दूरी बटा समय विभाजित करके किसी मैटर किसी क्वांटिटी से। तो यहां पे कौन है कंपैरेटिव क्वांटिटी? तो यहां पे कंपैरेटिव क्वांटिटी है समय। तो दूरी को समय से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिल गया भाई? चाल। ठीक उसी प्रकार मैं अगर बात करता हूं वेग को, तो इसको मैं लिख सकता हूं विस्थापन परिवर्तन की दर। इसको लिख सकता हूं विस्थापन परिवर्तन की दर। अच्छा, विस्थापन परिवर्तन की दर का क्या मतलब हो गया भाई? तो विस्थापन बटा में समय, है ना। दर निकालना मतलब विभाजित करना होता है किसी क्वांटिटी से। वो क्वांटिटी कौन है भाई? समय। तो विस्थापन को जनरली हम x से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको क्या? x अपॉन टी। ये हो गया वेग, विस्थापन बटा समय। अच्छा, अब हम और बात कर ले। तो चूंकि मुझे पता है यहां पर कि ये जो दूरी था, ये दूरी एक अदिश राशि है, तो ये अदिश हो गई। और विस्थापन जो थी ये एक सदिश राशि है। अब ये सदिश मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब ये है कि ये एक निश्चित दिशा में चलेगी। अगर एक निश्चित दिशा में चलेगी मतलब ये सदिश, है ना। ये कैसी होगी भाई? ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो हमारी है ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, है ना, सदिश और अदिश। अब उसी प्रकार हम थोड़ी सी और बात कर लें तो हमें यह पता चलता है चाल जो होगा हमेशा ही धनात्मक होगा। अच्छा, ये जितने भी कंपैरिजंस हम लिख रहे हैं ना, ये सभी कंपैरिजंस का आधार कौन है भाई? तो यहां पर विस्थापन आधार है और यहां पर दूरी। क्यों भैया? क्योंकि ये दूरी बदलती है। दूरी के जो गुण होंगे, अगर चाल दूरी पर निर्भर करता है तो दूरी का जो गुण होगा वो सब के सब गुण चाल के अंदर आएगा। उसी प्रकार से जो विस्थापन का गुण होगा वो पूरा का पूरा गुण वेग के अंदर भी आएगा। भाई सीधी बात है ना, अगर कोई चीज, कोई रेसिपी बन रही है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ओवरऑल रेसिपी का टेस्ट भी तो वही आएगा ना जो इंग्रेडिएंट्स का होगा। भाई नमक डालूंगा तो नमकीन लगेगा ना, शक्कर डालेंगे तो मीठा लगेगा ना। मतलब दूरी का जो गुण धर्म होगा वो चाल निभाएगा ना, विस्थापन का जो होगा वो वेग निभाएगा ना भाई। तो कैसे क्या इसने निभाया? तो इसने ये निभाया कि चाल जो है हमेशा कैसा होगा भाई? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं वेग की, तो जो वेग होता है ये हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या फिर ये शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है विस्थापन जो है, विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है और विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ऐसी स्थिति जहां पर हमारा जो विस्थापन है वो पॉजिटिव है तो हमारा वेग भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा विस्थापन नेगेटिव है तो हमारा वेग भी नेगेटिव होगा। अगर हमारा विस्थापन जीरो है तो वेग भी जीरो होगा। अब ये तीनों कंडीशंस कैसी थी भाई? तो ऐसा था कि अगर एक जगह से चले और सिर्फ इसी दिशा में हमने परिवर्तन किया, ए से बी की तरफ पहुंचे, तो ये जो विस्थापन है ये पॉजिटिव हो गया। हमने ऐसा कहा कि इसके विपरीत कोई चल करके आया तो मैं उसको कह दूंगा ये नेगेटिव हो गया। और अगर मैंने ऐसा कहा कि वो यहां एक बिंदु ए से चला, ऐसा घूम करके वापस इसी ए पर आ गया, ए से चला बी पर गया, सी पर गया और सी से डी पे गया और डी से वापस ए पे आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? तो इसका विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती और ना ही दूरी नेगेटिव हो सकती है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ए से बी, और ये इसको मान लेता हूं मैं बी से, ए से बी जाने में अगर मैं आपसे कह दूं कि ये भाई 5 मीटर था और बी से ए आना भी 5 मीटर था, तो दूरी तो 5 + 5 10 हो गई। दूरी 5 + 5 10 हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे विस्थापन में तो जाने वाले को हम कह देंगे पॉजिटिव का 5 और आने वाले को मैं कहूंगा नेगेटिव का 5। और अगर वो ए से चला वापस ए पर ही आ गया तो +5 - 5 0, मतलब वो जहां से चला था वहीं आ गया, शून्य विस्थापन हुआ। यानी शून्य विस्थापन की स्थिति में वेग की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई? वेग भी शून्य हो जाएगा। नेगेटिव विस्थापन के केस में वेग भी नेगेटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव विस्थापन के केस में वेग भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये यहां तक हमको समझ में आ चुका। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं यहां पर 5th पॉइंट की। तो चाल हमेशा वेग से बड़ी या बराबर हो सकती है और वेग हमेशा चाल से छोटी या बराबर होगी। ये भी तो वही बात हो गई ना। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा चल रहा हूं ए से बी पर,
मैं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक चल रहा हूं, तो मेरी ये दूरी और मेरा यहां पे विस्थापन ये दोनों ही बराबर होंगे भाई। यहां पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं दूरी को ऐसे लिखता हूं विस्थापन को x से, तो दूरी बराबर विस्थापन। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ऐसा बात कर देता हूं कि मैं अगर इस A पॉइंट से चला, एक B पॉइंट पे पहुंचा, यहां से मैं एक C पॉइंट पे पहुंचा, तो इस स्थिति में जो मेरा BC प्लस AB है यह हमेशा बड़ा होगा AC से। ये त्रिभुज के नियम से भी मुझे पता है कि ये दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होगा। या कुछ यूं कह लो कि ये है दूरी, ये जो यहां से यहां तक चल के गया ये है दूरी, और ये जो ऊपर डॉटेड बना है ये क्या हो जाएगा, ये विस्थापन। तो ये AC वाली छोटी दूरी होगी और ये दोनों के समिशन जो होंगे ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जब बड़ा होगा मतलब ये क्या हो गया भाई, तो ये मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख लेता हूं, ये दूरी बड़ा है विस्थापन से। तो यही तो लिख रहा हूं, ये जो चाल है ये बड़ा है विस्थापन से, वेग जो है छोटा है, वेग जो है हमेशा छोटा है चाल से। अब ठीक इसी प्रकार से हम अगर बात कर लेते हैं तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों बराबर कब होंगे भाई, तो बराबर तब होंगे जब आप एक स्ट्रेट लाइन में ही गए हैं, एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में ही गए हैं, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अब हमें यहां इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ चुका है। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जितने भी फैक्टर्स है ना, उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल गांठ बना करके रखते चले जाइए, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरलिंक करते जाएंगे, ये जोड़ते जाएंगे, जिनसे नए नए टर्म्स खुलते चले जाएंगे। जैसे यहां पे जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। कैसे भाई, आपने दूरी के बारे में पहले से पढ़ा था, समय पढ़ा था, सदिश और अदिश पढ़ा था। जो दूरी है वो धनात्मक होती है, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पहले से पता था। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, ये सब कुछ पहले से पता था, बस हमने इनको इंप्लीमेंट किया यहां पे, तो आसान हो गया ना सेम चीजें। चलिए, तो आप अगर चाहें तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस का। मैं बढ़ता हूं आगे और अब जरा हम बात कर लेते हैं त्वरण की, एसिलरेशन की। क्या होता है भैया एसिलरेशन? तो आप कहेंगे कि भाई एसिलरेशन कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है ना। जिनको भी भाई गाड़ी चलाना आती है या गाड़ी पे बैठे हैं उन सब ने इस शब्द को सुना है कि भाई गाड़ी को थोड़ा और एसिलरेट करो, मतलब थोड़ा सा और तेज चलाओ, तो हम कहते हैं और एसिलरेट करो। या यूं कहें कि जब हम बाइक्स पे या स्कूटर्स पे है ना बैठे होते हैं, तो जो राइट हैंड साइड में जो हैंडल का होता है, जो हैंडल ऐसा ऐसा घूम रहा होता है वो पूरा, तो उससे क्या होती है, जितना ज्यादा तेज करते उतनी तेज चलने लगती है, और अगर इसको ऐसा करना शुरू करते हैं तो धीमे चलने लगती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एसिलरेट कर रहे हैं, आप त्वरित कर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं एसिलरेट, आप उसको कर रहे हैं त्वरित। तो यहीं पर एक और चीज आता है, जैसे हमें त्वरण देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से एक और शब्द आ जाता है हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन। अब क्या होते हैं ये, जरा हम करते हैं बात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्वरण की, एसिलरेशन की। तो मैंने अभी जैसा कि आपको सिखाया कि जब कभी भी हम क्या करते हैं भाई, एसिलरेट करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ानी होती है, रेस देने कहते हैं हम, जनरल लैंग्वेज में ही कहते हैं भाई और रेस दो, और रेस दो। रेस दो मतलब क्या भाई, एसिलरेट करो और तेजी से एसिलरेट करो। तो एसिलरेशन का मतलब क्या है, तो एसिलरेशन जो होता है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन का दर है। जैसे अभी तक हमने देखा था दूरी परिवर्तन का दर था तो चाल था, विस्थापन परिवर्तन का दर था तो वेग था। अब मैं कह रहा हूं वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग ही परिवर्तित होगी समय के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्वरण। मतलब इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और ये फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो त्वरण हो क्या जाएगा भाई, तो त्वरण मुझे यहां से देखने को मिल रहा है कि भाई त्वरण बराबर वेग बटा समय, यही होने वाला भाई। वेग परिवर्तन की दर किसमें, तो भैया इकाई समय में। इकाई समय में तो नीचे समय आ जाएगा, मैंने बताया ही कि जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आएगा, और जिसको तुलना होने आना है वो ऊपर आएगा। तो किसको तुलना होने आना है भैया, वेग को, या क्या ऊपर, और किससे होने आना है, तो समय से होने आना है, तो समय आ गया भैया नीचे। मतलब त्वरण क्या बन गया, त्वरण बन गया वेग बटा समय। जो त्वरण है ये बन गया हमारा वेग बटा समय। अब क्या कहने भाई, तो अब जरा देख लेते हैं इस त्वरण के बारे में, इस वेग के चेंज के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स को।
तो चलिए देखते हैं कि एक त्वरित गति किसे कहेंगे। तो त्वरित गति का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके आरंभिक वेग का मान u से t समय में अंतिम वेग v है और त्वरण a है, तो इस प्रकार के गति को त्वरित गति कहते हैं। अभी ये तो बहुत सारा कुछ आ गया, कैसे समझे इसको? तो बहुत सिंपल है। हम ऐसा कह रहे हैं कि जो हम चलना जब शुरू करेंगे, तो जब हम सबसे पहले घड़ी देखेंगे, और हमने घड़ी देख करके क्या बनाया भाई? तो घड़ी देख करके हमने ये बनाया कि अब हम चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब अब हम मेजरमेंट लेना शुरू करें। ये क्या मापन का ही एक तरीका है ना। जब मापन का तरीका है तो मापने के लिए, किसी चीज को मापन ज्ञात करने के लिए किसी चीज का, हम क्या करते हैं भाई? ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसके। तो जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या करेंगे? हमें इसको तुलना करना समय से। तो सबसे पहला ही काम होगा ना, समय देखना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले जो समय देखा उसको हम कह देते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कब भाई? जब सबसे पहला टाइम देखा आपने। कब? शुरुआती समय में। मतलब प्रारंभिक वेग ये कब देखा जाएगा भाई? तो ये प्रारंभिक समय पर। प्रारंभिक समय पर इसको प्रदर्शित करते हैं हम u से। इसको प्रदर्शित करने का तरीका ही होता है u। अब ये प्रारंभिक समय क्या मतलब क्या भाई? तो मैं ऐसा कह लेता हूं कि जब टाइम t इक्वल्स टू, मैं कुछ अभी के लिए रख लेता हूं कि भाई 10 बजे, मैंने एग्जैक्ट 10 बजे सुबह में इसको देखा, तो 10 AM ये प्रारंभिक समय हो गया। मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मैं उसको कह देता हूं अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई? तो अंतिम वेग कब देखा जाएगा? तो आप कहेंगे भैया अंतिम समय पर, जब मैंने वो प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब आखिरी बार अब देख रहा हूं टाइम, तो ये अंतिम समय हो गया। मतलब मैं कहता हूं कि भैया 5 मिनट में कितना चला, तो t इक्वल्स टू मैं कह देता हूं 10:05 AM। मतलब प्रारंभिक मतलब 10 AM, अंतिम मतलब 10:05 AM। तो इस समय इसका जो वेग है उसको हम निर्धारित करते हैं v से। अच्छा, ये याद रखना भी आसान है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं। u मतलब प्रारंभिक, u पहले आता है ना, पहले आता है तो प्रारंभिक, v बाद में आता है ना, बाद में आता है मतलब अंतिम। जो पहले आता है प्रारंभिक, बाद में आता है अंतिम। बाद मतलब क्या भाई? मतलब समय, पहले वाले समय में जो शुरुआती समय में जो था वो u था, अंतिम समय में था वो v था। तो मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर प्रारंभिक वेग हो गया हमारा क्या? प्रारंभिक वेग हो गया u, अंतिम वेग हो गया हमारा v। तो यहां पर जो होता है त्वरण, वो होता है वेग परिवर्तन। यहां पर पूरा ही कर देता हूं मैं, वेग परिवर्तन बटा में समय। अब वेग परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? तो वेग परिवर्तन को लिखने के लिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं अभी। वेग परिवर्तन को कैसे लिखेंगे भाई? तो आप लिखेंगे भाई अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। इससे हमको निकल के मिल जाता है क्या भाई? इससे हमको निकल के मिल जाता है त्वरण। तो अंतिम वेग को किस चीज से निर्धारित करें? तो आप कहेंगे अंतिम वेग को v से, तो ये कर दिया v से। प्रारंभिक वेग को किससे? तो u से। समय को किससे? तो t से। तो लीजिए ना, आ गया फॉर्मूला, a बराबर v माइनस u बाय टी। a बराबर v माइनस u बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। वेग परिवर्तन ही कह रहे हैं ना, तो वेग परिवर्तन तो ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, इसी चीज को लिखे जाने का एक और तरीका है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल v अपॉन डेल टी। इसका कुछ यूं मतलब हो गया कि अगर इसको एक्सप्लेन करूं मैं, तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल v का मतलब हो जाता है हमारा v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी v2 माइनस v1 को क्या लिख लेता हूं मैं? तो मैं इसको लिख लेता हूं v माइनस u, है ना। v2 माइनस v1 को ही हम लिख रहे हैं क्या? v माइनस u। और डेल टी का मतलब क्या? t2 माइनस t1। आप कहेंगे ये t2 माइनस t1 क्या? तो t2 मतलब ये देखिए ये t2, और ये क्या है? t1। t1 मतलब प्रारंभिक समय और t2 मतलब अंतिम समय। अंतिम समय में से प्रारंभिक समय निकाल देंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या? समय अंतराल। तो ये जो यहां पे लिख रहे हैं समय अंतराल, ये फॉर्मूले में और एडिट कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? समय अंतराल। तो अब हो जाता है भैया यहां पे कंप्लीट। अब देखिए, याद रखना कितना आसान है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन कैसे? तो शुरू में क्या था, आखिरी में क्या हुआ?
शुरू में क्या था और आखिरी में क्या हुआ, इन दोनों को माइनस कर देते हैं और अपॉन में लिखते हैं क्या, समय, कि भैया ये परिवर्तन होने में कितना टाइम लगा। तो देखिए ना, ऐसा कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, आरंभिक वेग जो है वो u है, और t सेकेंड के बाद, t समय के बाद जब मैंने देखा तो उसका वेग कितना हो गया भाई, v हो गया, तो v माइनस u अपॉन टी कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा त्वरण। इसको भैया a से डिनोट करते हैं और इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो इकाई है वो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि इसका यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा। तो भाई इसका यूनिट जरा देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि त्वरण बराबर हमको देखने को मिल रहा है वेग परिवर्तन अपॉन में समय। चूंकि मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, वेग बटा समय, वेग परिवर्तन मतलब वेग बटा समय सिंपली। अब चूंकि मुझे पता है जो वेग होता है वो तो होता है भैया क्या, विस्थापन बटा समय। वेग जो होता है ये होता है विस्थापन बटा समय, या यूं कहें तो v इक्वल्स टू हो जाता है हमारा x अपॉन टी। भाई विस्थापन को x से निर्धारित कर रहे हैं और समय को t से, तो चलिए ना यहां पर रख देता हूं मैं a बराबर v की जगह पे रखिए, v की जगह पे मैं रख देता हूं x अपॉन टी। अपॉन में जो टर्म्स चल रहे थे उसको एज इट इज चलने देते हैं। जो पर्पल कलर से आपको यहां पे दिख रहा है वो क्या है भाई, अल्टीमेटली ये जो v है उसको रिप्लेस कर दिया। तो मैं इस रिप्लेसमेंट की अगली लाइन क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे भाई कि ये जो है x अपॉन टी का स्क्वायर, x अपॉन ये टी नीचे आ जाएगा तो x अपॉन टी का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया भाई, तो ये मुझे मिल गया विस्थापन बटा समय का हो जाता है स्क्वायर, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। मतलब ये जो त्वरण का जो फॉर्मूला है वो एक तो ये है वेग परिवर्तन बटा समय, और दूसरा इसी का फॉर्मूला हो सकता है क्या, तो दूसरा फॉर्मूला हो सकता है इसका विस्थापन बटा समय स्क्वायर। अब बताइए विस्थापन को किस चीज में मेजर करते हैं भाई, तो आप कहेंगे विस्थापन को करते हैं मीटर में, तो ये हो गया मीटर। समय को किस में, तो सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड। अब ये अल्टीमेटली क्या बन गया भाई, तो मीटर को m प्रति सेकंड को स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर में ऐसा -2, क्योंकि अपॉन में जो चीज थी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो सिंपल सॉर्टेड क्या समझ में आ जाता है भाई कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, कैसे आया, ये रहा। तो आप चाहें तो इसके भी स्क्रीनशॉट रखिए, ये बहुत ही काम की है भाई। ये जो टॉपिक है त्वरण, एक्सीलरेशन, इससे डेफिनेट है क्वेश्चंस हमेशा ही है ना, सिर्फ अभी के लिए नहीं, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, आगे आने वाले भी एग्जाम्स वगैरह में भी कवर होंगे। सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के ही एग्जामिनेशंस में नहीं भाई, 10th 11th 12th कॉलेजेस, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में ये कवर हो जाते हैं। तो एक्सीलरेशन के बारे में यहां तक हमने ये देखी पूरी इंफॉर्मेशन। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसी में थोड़ा सा मंदन के बारे में। एक्सीलरेशन में ही हम बात करते हैं मंदन के बारे में। तो मंदन जो होता है ये भी एक्सीलरेशन ही है, लेकिन मंदन को मैं कह सकता हूं ये है हमारा नेगेटिव त्वरण, ये जो है ऋणात्मक त्वरण है। अब ऋणात्मक त्वरण का क्या मतलब है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं जरा कि भाई मैंने वेग परिवर्तन की दर कहा था, ये तो नहीं कहा था ना कि जो प्रारंभिक वेग होगा उसका मान जो है हमेशा छोटा होगा और जो अंतिम वेग है वो हमेशा बड़ा होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा हमने कि भाई प्रारंभिक वेग हमेशा ही मान के चले कि छोटी होगी और अंत में गाड़ी तेज ही चल रही होगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने क्या किया हो, आपने किया हो ब्रेक अप्लाई, तो इस केस में तो ये बन जाएगा u इज ग्रेटर देन v। बाइक चल रही है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो वेग में परिवर्तन हो गया। भाई प्रारंभ में आपकी जो गाड़ी चल रही थी, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, अब आपने जब ब्रेक अप्लाई कर तो थोड़ा सा स्लो किया, आपने इस बाइक को उठा करके कर दिया कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब क्या होगी, बाइक स्लो होगी ना, स्लो हो गई मतलब क्या हो गया, मंदन हो गया।
और जबकि पहले हमारे दिमाग में तो ऐसा आ रहा था कि भाई शुरू में बाइक की स्पीड कितनी है भाई, तो मैं कह लेता हूं कि भाई 0 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब गाड़ी खड़ी है, चली नहीं रही है। और बाद में मैंने जब उसको चलाना शुरू किया तो मैं इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। तो यहां पर दिख रहा है कि v बड़ा है और u छोटा है। जब ये स्थिति हो ना तो इसको कहते हैं त्वरण। क्यों कहते हैं भैया त्वरण? क्योंकि देखिए ना, यहां से v माइनस यू करके देखिए, मैं टी को तो बाद में लाऊंगा, v माइनस यू करके देखते हैं, अपन में t रख लेते हैं। चलिए, तो v माइनस यू की जब आप बात करेंगे तो v कैसा है 60, u कैसा है 0, आंसर विल बी 60/t। ये जो आंसर आया ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ये त्वरण। और यहां पे अगर आप ये चीज करते हैं तो आप फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। क्या होता है भाई त्वरण का? तो a इक्वल्स टू होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। अब रखिए, तो v का मान दिख रहा है आपको 20, u का मान दिख रहा है आपको 60 अपॉन में t। 60 में से 20 जाएगा माइनस ऑफ 40/t। अब ये किसका मान है भाई? तो ये भी तो इसी त्वरण का मान है, लेकिन यहां मेरे को देखने को मिल रहा है कि भैया यहां पे एक नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन कुछ नहीं बता रहा है, यहां पे ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पर त्वरण ना हो करके हो रहा है क्या? मंदन, रिटार्डेशन। जो व्हीकल थी उसका प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा और अंतिम वेग कम होगा तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। और अगर उसका प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग ज्यादा होगा तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, उसका त्वरण कहते हैं। तो यहां से ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है भाई, मंदन और त्वरण। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो त्वरण, ये त्वरण जो है ये एक हमारी सदिश इकाई है, ये सदिश क्वांटिटी है भाई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है भैया, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, मतलब ये पता करना पड़ेगा कि गाड़ी रुकने जा रही है कि चलने। मतलब यहां पर और दो छोटी छोटी बातें, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट रख लें तो दो छोटी छोटी और हम बातें करेंगे। हम जरा देखते हैं कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन इन दोनों में कैसे कैसी बातें आती हैं। तो एक चीज समझिएगा, जब आपको कहीं कुछ कहा ना जाए, मतलब प्रारंभिक वेग के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं की जाए जनरली, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसा जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो u का मान होता है वो 0 ले लेते हैं, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर वो क्वेश्चन में ऐसा कह देते हैं कि एक बस है जो कि रेस्ट से, जो कि है स्थिरावस्था से चलकर 5 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में वो हो जाती है उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसके लिए कैलकुलेट कर दीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसका यूनिट भी सुधार लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। ये थी इसकी 0 मीटर प्रति सेकेंड, 5 सेकेंड बाद हो गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया त्वरण निकालिए, तो त्वरण क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी भाई? तो v की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी? 20 माइनस u की वैल्यू कितनी? तो u की वैल्यू भैया हो गई 0, तो 20 माइनस 0 ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन टी। टी का मतलब हो गया 5, मतलब 20/5, यानी ये कितना हो जाएगा भाई? 5 के 20, यानी इसका आंसर मुझे मिल गया क्या? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए कितना आसान है। तो इस केस में क्या भाई, ये चीज हुई क्या कि विराम से चल करके एक वेलोसिटी गेन करी। दूसरा ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि भाई एक व्हीकल है जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, पहले से ही वो चल रही है, जिस पे हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो 5 सेकंड बाद जाके रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? 0। रुक गई तो उसका जो वेग है वो कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। अब आप निकालिए त्वरण, तो अब मैं कहूंगा भैया त्वरण नहीं मंदन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल्स टू होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। आप चलिए रखिए, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, v की वैल्यू जो है ये 0 है भाई, है ना, ये 0 माइनस 5 अपॉन ये 5 भी नहीं है, ये 20 है ना, अपॉन में 5, तो माइनस 20/5, मतलब ये आंसर कितना आ गया? -4। यानी ये त्वरण का जो मान आ गया वो आ गया कितना? -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये -4 से क्या समझूं? तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे जो माइनस साइन है वो बता रही है कि यहां पर हो रहा है मंदन, और यहां पे जो प्लस साइन है वो ये बता रहा है कि यहां पे हो रहा है क्या? त्वरण, यहां पे हो रहा है एक्सीलरेशन।
तो मुझे देखिए वो चिन्ह ने बता दिया कि गाड़ी रुकने जा रही है कि गाड़ी और तीव्र गति से चल रही है। तो यहां पर भाई इस प्रकार से हमारे ये दोनों पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, त्वरण और मंदन। अब हम बात कर लेते हैं औसत की, औसत गति और औसत वेग की। क्या होता है जब कभी कोई चीज एक समान से चल रही है तो कोई लफड़ा नहीं था, है ना, एक समान से चल रही हो तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जब वो असमान रूप से चलने लगे तो असमान में हमको क्या करना पड़ता है भाई, औसत निकालना पड़ता है। तो औसत गति की अगर हम बात करते हैं, ये जानबूझ करके मैंने यहां पर रखा हुआ है ताकि दोनों के बीच में डिफरेंशिएट एक बार कर ले तो ये याद हो जाए। तो औसत गति की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है कुल चली गई दूरी अपन कुल समय अंतराल, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहां से ऐसे 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 कुछ भी चले हो, ये पूरी दूरी, उसको मतलब नहीं है कि आप किधर मुड़े क्या मुड़े, से कोई लेना देना नहीं, कुल दूरी अपॉन में क्या, ये पूरी दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय। वही जब हम बात करते हैं औसत वेग की तो यहां पे सीधे सीधे सिर्फ प्रारंभ में ले लीजिए, अंत वाला ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो चाल होती है वो चाल पूरे पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। जबकि हम बात करें अगर वेग की तो वेग पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो पथ पे जब निर्भर नहीं करता है तो भाई आप कैसे भी चल के आओ, मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ शुरू और आखिरी से मतलब है। तो यहां तक ये हो जाता है हमारा भाई पूरा ये फिनिश। और अब हम अगले वीडियोस के लिए, अगले पॉइंट्स के लिए क्या करें, तो अभी के लिए आप करेंगे magnetbrains.com सर्च, तो आपको इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप जो भी बोर्ड से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी या ओलंपियाड, इसको आप टैप करेंगे, आपके सारी क्लासेस अरेंज फॉर्मेट में खुल जाती है। अपने क्लास पे टैप कीजिए, इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप भौतिकी को देखना चाहते हैं, वॉच नाउ क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से पूरे ही चैप्टर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज आपके सारे ही कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। तो ये सब कुछ करने के लिए आप इसके अंदर जाएंगे, आपको अरेंज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो को प्ले करके कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। आपको बहुत जगह भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।